सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं दिनेश गौतम। तालिबान सरकार के समारोह से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। तालिबान सरकार के समारोह में शामिल नहीं होगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव ने यह जानकारी दी है कि तालिबान के शपथ ग्रहण समारोह में, सरकार के समारोह में रूस शामिल नहीं होगा। आप जानते हैं जिनको न्योता भेजा गया है उसमें रूस है, चीन है, कतर है, पाकिस्तान है। और देखना यह है कि इनमें से कौन है जो न्योता स्वीकारता है और जाता है और कौन है जो इनकार करता है। और दूसरी अहम खबर यह है कि कल सरकार गठन का जश्न मनाने वाला है तालिबान। सोर्सेज बता रहे हैं कि 9/11 की बरसी पर नई सरकार का जलसा करेगा तालिबान। अंतरिम सरकार के गठन के बाद कल तालिबान का जलसा होगा। तालिबान 9/11 को एक दूसरा मायना देना चाहता है। 9/11 जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की तारीख के तौर पर अब तक जानी जाती रही है, उसको तालिबान अपनी सरकार और अपनी विजय की तारीख के तौर पर अब पहचान देना चाहता है। कार्यवाहक तालिबान सरकार का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, बाकी है तो आधिकारिक शपथ ग्रहण। और जिस दिन यह शपथ प्रोग्राम होगा उस दिन से हर राह अफगानियों के लिए अग्निपथ होगी और अमेरिका के लिए आग का वो दरिया जिसमें सुपर पावर के इमेज को हर दिन जिल्लत की जलन झेलनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान ने एक सिरे पर वादा खिलाफी कर इंसानी हुकूक को ठोकर मार दी है, तो दूसरे छोर पर अमेरिका के मातमी दिन को ही सबसे बड़ा जश्न वाला दिन बनाने की तैयारी कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए तालिबान का पूरा माइंड गेम। तालिबान राज, अंतरिम सरकार लेगी शपथ, लेकिन चौक चौराहों से लेकर गली गली तक बगावत का संकट है। यहाँ हर आवाज में छिपा है आजादी छिन जाने का दर्द। जो इंसानों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते, फिर उनसे अवाम के दिल में दबे गुबार को हल्का करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अपनों को खोने और महिलाओं की आजादी छीनने के बाद मिले दर्द की इंतहा का सबूत ये चीखें, जो बताने के लिए काफी हैं कि तालिबान ने अवाम के हुकूक को अपनी जूतियों की ठोकर पर रखा है। तालिबान का असली चेहरा यही है। यहाँ इंसानियत के नाते अफगान का दर्द दुनिया को दिखाना भी तालिबानी हुक्म की नाफरमानी है। देखिए, आजादी का अंत ऐसे होता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दहशत की हवा का रुख कैसा है और वो कितनी ताकत के साथ बह रही है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। यही पत्रकार हैं जिन्हें प्रोटेस्ट को कवर करने से तालिबान ने रोका था। इंसानी हुकूक और अफगान की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने वाले इन खबर नवीसों के साथ तालिबान ने कैसा सुलूक किया, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप शारीरिक दर्द के साथ तालिबानी दबाव की घुटन दोनों महसूस कर सकते हैं। इन पत्रकारों को तालिबान ने अफगानियों का दर्द दिखाने की सजा दी है। तस्वीरों को देखिए और तालिबान के उस दहशती संदेश को समझिए जो वो अफगानिस्तान के लोगों को देना चाहते हैं। साफ ऐलान है कि तालिबान के खिलाफ ना कोई प्रदर्शन होगा, ना ही उनसे हक व हुकूक पर बात होगी। जो तालिबान कहेगा वही कानून और वही आईन। अवाम की आजादी को कुचलकर तालिबान ने अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया है और इन्हीं तेजाबी मंसूबों के साथ चीखते बिलखते किस्मत को कोसते लोगों पर तालिबान की हुकूमत होगी। और इसके लिए जश्न की तैयारी हो चुकी है। लेकिन क्या ये जश्न स्थायी होगा या फिर क्षणिक खुशी के लिए जो रोशनी होगी उसकी लौ में तालिबान भस्म होगा? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि तालिबान अपनी हुकूमत के लिए मान्यता की उम्मीद पाले बैठा है, जिसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने, अपने और परायों के सामने भी सम्मान से झुकना होगा। लेकिन तालिबान ठीक इसकी उलट दिशा में जा रहा है। अमेरिका के जख्म पर नमक छिड़केगा तालिबान, अवाम के अधिकारों की धज्जियां उड़ाएगा तालिबान, अर्थतंत्र के लिए फिर से आतंकवाद चुनेगा तालिबान। तालिबान सरकार की शपथ
जुल्म की पार होगी हर हद, अपने मुल्क के लोगों को मानवाधिकार के तहत सम्मान देने का तालिबानी वादा टूट गया। औरतों को बराबरी का हक देने की जुबान पर भी तालिबान कायम नहीं रहा और अब जुल्म और ज्यादती की इस कहानी में तालिबान ने नया अध्याय जोड़ दिया है। शरिया के तहत मुल्क को चलाने वाली सरकार आकार ले रही है, लेकिन सरकार के आकार लेने की इस प्रक्रिया में तालिबान ने अमेरिका को झटका दिया है। 20 साल बाद अफगानिस्तान से लौटने की फजीहत झेल रहे अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दावे के तहत तालिबान सरकार का गठन 11 सितंबर को हो रहा है। ठीक इसी दिन 9/11 की त्रासदी की 20वीं बरसी होगी, यानी अमेरिका में मातम होगा और तालिबान जश्न मनाएगा। 11 सितंबर को तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके अलावा तालिबान अमेरिका को यह संदेश देने की भी कोशिश करेगा कि अब वो न तो दुनिया का ठेकेदार है, न ही ताकत का एक केंद्र। तालिबान अपनी सरकार में ऐसे 14 आतंकवादियों को भी शपथ दिलाने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित किया है, और इसमें सरकार में हिस्सेदारी निभाने वाला हक्कानी नेटवर्क पहले पायदान पर है। तालिबान सरकार के भविष्य का प्लान क्या है, इसे लेकर कोई भी पुख्ता दावा खुद तालिबान ने नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि दोहा समझौते के बाद अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान से बाहर निकलने की प्रोसेस शुरू की, तालिबान ने सुपर पावर का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। फिर वो मौका वादों के तहत अफगान में सरकार बनाने का हो या मानवाधिकार और महिला अधिकारों की ऊंची ऊंची डींगे हाँक कर पलटी मारने का हो। महिलाओं की तालिबान सरकार में भागीदारी के वादे और उनके हक पर हुआ सबसे बड़ा मजाक देखिए। सूत्रों के मुताबिक दोहा समझौते में तालिबान ने सरकार में महिलाओं की भागीदारी से लेकर उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार देने पर हामी भरी थी, लेकिन चंद दिनों में ही वादा टूट गया। और कब कब तालिबान ने अमेरिका का मजाक बनाया वो भी जानते जाइए। यूएस से डील करने सरकार का मुख्य चेहरा नहीं, समझौता करने वाले तालिबानी दूसरे पायदान पर हैं। मौजूदा तालिबान सरकार के चेहरे तकरीबन नए हैं, वहीं अमेरिका का मातमी दिन शपथ के लिए चुना गया है और सूत्र बताते हैं कि तालिबान ने शपथ में अमेरिका को भी न्योता दिया है। अब अंदाजा लगाइए कि जिस अमेरिका को भरोसे में लेकर तालिबानी लीडर्स ने संगठन को एक सियासी और सरकार चलाने में सक्षम दल के रूप में पेश किया, उसके ठीक उलट हो गया और समझौते के तहत ही अमेरिका कोई एक्शन भी नहीं ले सकता, भले ही तालिबान कितना ही मजाक क्यों न उड़ाए। अमेरिका का माखौल उड़ाने की एक और तस्वीर देखिए। आपने जो देखा वो बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्स ने जो सामान छोड़ दिया उसे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है और लाहौर के खुले बाजार में हथियार और इन सामानों को बेचा जा रहा है। माना जा रहा है कि तालिबान ने खर्च निकालने के लिए ये अमेरिकी हथियार और सामान नीलाम किए थे, जो पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन ये एक इशारा भी है कि तालिबान पैसों की खातिर आतंक का रास्ता चुनने से भी पीछे नहीं हटेगा, और इस इशारे को पुख्ता करता है तालिबान की सरकार के चेहरे चयन करने की प्रक्रिया। विशेषज्ञों के मुताबिक तालिबान सरकार बनने से आतंकी वारदातें बढ़ सकती हैं। पैसा जुटाने के लिए तालिबान जिहाद प्रोग्राम चला सकता है। सिराजुद्दीन हक्कानी इस प्रोग्राम को हैंडल कर सकता है। यानी तालिबान के सामने चुनौती के रूप में सिर्फ आवाम का प्रदर्शन है, लेकिन दुनिया के सामने तालिबान सरकार ही एक चुनौती हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तालिबान के हाथ में अफगान की कमान आने का मतलब ही है आतंकियों के हाथ में एक देश की कमान आना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 15 अगस्त को तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया। काबुल फतेह के साथ ही यह तय हो गया कि अब पठानलैंड में तालिबानी हुकूमत चलेगी। मगर उसी अफगानिस्तान में एक प्रांत ऐसा भी था जहां तालिबानी घुसने की हिम्मत नहीं कर सके, और वो था पंजशीर। लेकिन चंद रोज पहले उसी पंजशीर पर तालिबान ने कब्जे का दावा कर दिया और जंग खत्म होने का ऐलान भी। लेकिन सच ये है कि अब भी पंजशीर में जंग जारी है। अब भी पंजशीर घाटी में खूनी संघर्ष चरम पर है। क्या है पंजशीर की बारूदी पहेली का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजशीर पठानलैंड के नक्शे पर मौजूद वो प्रांत है जिसे तालिबान कभी पूरी तरह जीत नहीं पाया। यकीन मानिए, पंजशीर घाटी में दाखिल होने से पहले ही तालिबानियों का हलक सूखने लगता था, आंखों के सामने मौत नाचने लगती थी। मगर उसी पंजशीर पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया। यहां तक कि तालिबान की टेरर ब्रिगेड ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबानी परचम फहरा दिया। अगर तालिबान के दावे में जरा भी सच्चाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान और एंटी तालिबानी फ्रंट के बीच छिड़ी जंग थम चुकी। पंजशीर समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। मगर हकीकत ये नहीं। अभी भी पंजशीर में भीषण युद्ध जारी है। अभी भी पंजशीर में खूनी कोहराम जारी है। अब वो कब थमेगा, फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है।
मगर जिस तरह की खबरें पंजशीर से सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अब पंजशीर एंटी तालिबान अलायंस के हाथ से फिसलता जा रहा है। कैसे, पहले वो जाने। पंजशीर वॉर पर पहली ब्रेकिंग न्यूज। तालिबान से जंग में अमरुल्लाह सालेह के भाई की मौत हो चुकी है। पंजशीर वॉर पर दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। तालिबानी लड़ाकों ने अमरुल्लाह सालेह के घर पर कब्जा किया। पंजशीर वॉर पर तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। तालिबान के चलते पंजशीर के लोग पलायन करने को मजबूर। पंजशीर से सामने आई इन 3 खबरों ने पूरे अफगानिस्तान में सनसनी मचा दी है, क्योंकि अब तक पंजशीर के 2 शेर और अमरुल्लाह सालेह के लड़ाके जिस तरह से तालिबानियों को कब्रिस्तान भेज रहे थे, उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे, उससे ये उम्मीद बंधी थी कि पंजशीर पर कब्जे का तालिबान का ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं। पंजशीर के शहरों का तालिबान के सामने कमजोर पड़ने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि पंजशीर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और तालिबान कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर अब अगर वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है तो उसका सीधा सीधा कारण है पाकिस्तान का मिलिटरीली इन्वेंशन। पहले तो पाकिस्तान ने अपनी SSG की 2 इन्फेंट्री बटालियन भेजी, 1 बैटरी ऑफ आर्टिलरी भेजी, 155 mm गन, 1 स्क्वाड्रन आर्मर्ड रेजिमेंट का भेजा और इंजीनियर फोर्सेस भेजे ताकि वो बारूद को हटा सके। मगर बीते 24 घंटों में तालिबान ने पंजशीर का सारा समीकरण ही बदल दिया, क्योंकि तालिबान पंजशीर में अहमद मसूद और सालेह के लड़ाकों को मार रहा है। पाकिस्तान की मदद से विद्रोहियों के अड्डों पर बम बरसा रहा है। लेकिन इस बार तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रोहुल्लाह सालेह को मार दिया। हालांकि अब तक रोहुल्लाह सालेह की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर तालिबान ने दावा किया है कि रोहुल्लाह सालेह की मौत हो चुकी है। पंजशीर में एंटी तालिबान गुट के बैकफुट पर आने की सबसे बड़ी वजह ही टॉप लीडर की मौत है। बीते कुछ दिनों में तालिबान ने विद्रोही गुट के जिन नेताओं को मारा है, उनमें रोहुल्लाह सालेह, पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई, फहीम दश्ती, प्रवक्ता नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, अब्दुल वादूद, NRF चीफ अहमद मसूद के रिश्तेदार। लगातार बड़े लीडर्स की मौत की खबरें सामने आने के साथ ही पंजशीर के लड़ाकों का हौसला टूटता जा रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि अब पंजशीर के लोग और विद्रोही गुट के लड़ाके पंजशीर घाटी से पलायन करने लगे हैं, ताकि तालिबान के प्रकोप से बच सके। यह तस्वीर पंजशीर घाटी से ही सामने आई है, जहां सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। इस वीडियो को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि ये पंजशीर के वो लोग हैं जो तालिबान के कहर से बचने के लिए वहां से पलायन कर रहे हैं, घर बार सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ पंजशीर के लोग ही नहीं, बल्कि खबर तो यह भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने अपने लड़ाकों के साथ तालिबान के खिलाफ बगावत छेड़ी थी, वो खुद पंजशीर घाटी ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान से फरार हो चुके हैं। और इसका सबूत है पंजशीर से सामने आई ये तस्वीर। हथियार लेकर एक लाइब्रेरी में बैठा जो शख्स दिख रहा है, वो तालिबानी लड़ाका है। जानते हैं इस तस्वीर के पीछे की हकीकत क्या है। दरअसल ये वही जगह है जहां से चंद रोज पहले अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को ललकारा था, आखिरी सांस तक तालिबान से लड़ने का और पंजशीर में डटे रहने का ऐलान किया था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सालेह ने पंजशीर में मौजूद अपने घर की लाइब्रेरी से तालिबान को चेतावनी दी थी, मगर अब अमरुल्लाह सालेह की उसी लाइब्रेरी में तालिबानी लड़ाके का कब्जा है। अब सवाल है कि पंजशीर में तालिबान का दबदबा कैसे बढ़ा, कैसे पंजशीर में अचानक तालिबान ताकतवर हुए, नॉर्दर्न अलायंस और सालेह को पीछे क्यों हटना पड़ा। तो आपको बता दें, इन तीनों सवालों का जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों और बाजवा के वर्दी वाले कायरों की वजह से ही पंजशीर का अभेद्य किला ध्वस्त हुआ। पंजशीर में तालिबान की जीत की पूरी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई, मगर ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत पाकिस्तान को नहीं चुकानी पड़ी। रेडियो हिमालय के सूत्रों ने दावा किया है कि पंजशीर घाटी में पाकिस्तान को करारा झटका लगा है, उसके दर्जनों सैनिकों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। रेडियो हिमालय ने इससे जुड़ा आंकड़ा भी पेश किया है, जिसके मुताबिक पंजशीर घाटी में पाकिस्तानी सेना के 92 सैनिकों की मौत हुई है, जिनमें से 7 अफसर, 12 JCO और 73 जवान हैं। तो वहीं पाकिस्तानी फौज के करीब 174 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
जिनमें 5 अफसर, 9 जेसीओ और 160 सैनिक हैं। इस वक्त भी एसएसजी की एक बटालियन वहाँ पे मौजूद है पंजशेर में, जबकि आदिल रहमानी जो है वो वापस आ गए हैं पाकिस्तान और इस वक्त वो तरबेला में हैं। और तरबेला में जो है वो बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन जो मरे हैं पाकिस्तानी फ़ौजी, इनका फ्यूनरल किया जा रहा है। और उसमें जो मेरी इत्तला है वो ये कि फैमिलीज़ को भी जो है वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, जैसे वाइफ है या मदर है या डॉटर या सन है, इस तरह से फैमिली मेम्बर जो है 1-1, 2-2 को वहाँ पे लाया गया है। पाकिस्तान अपने ही सैनिकों की बलि चढ़ाकर तालिबान की मदद कर रहा है ताकि आने वाले वक्त में तालिबान को बतौर मोहरा इस्तेमाल कर सके। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा हुआ है जिसका ताल्लुक भारत से है। जी हां, खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात की आशंका जताई गई है कि कश्मीर में मौजूद टेरर ब्रिगेड वहां के लोगों को अफगानिस्तान के वीडियो दिखाकर भड़काने की साजिश रच रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI एक बार फिर कश्मीर घाटी में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगी है। घाटी में लोगों को अफगानिस्तान के वीडियो दिखाकर भड़काया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, साथ ही कश्मीर को इस्लामिक स्टेट भी बताया जा रहा है। मामला संज्ञान में आते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। इस इनपुट के साथ ही खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। गृह मंत्रालय ने भी ऐसी टेरर साजिश को नाकाम करने के लिए प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 14 अगस्त 1947 पूरी दुनिया के लिए इससे मनहूस तारीख दूसरी नहीं, क्योंकि इस दिन एक ऐसे मुल्क का जन्म हुआ था जिसने अपनी करतूतों की वजह से टेरर नेशन का तमगा मिल चुका है। पाकिस्तान दुनिया की शांति के लिए न सिर्फ खतरा है बल्कि मानवता का सबसे बड़ा कलंक भी। और अब इसी पाकिस्तान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा साल 2025 से जुड़ा हुआ है। यह खुलासा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन भारत के पास पाकिस्तान की इस बारूदी साजिश का भी तोड़ है। देखिए। 7 जून 1981, बगदाद, ईराक। बगदाद से 17 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम के इलाके में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर इजराइल की एयरफोर्स ने बमबारी की। F-16A फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ F-15A ने बगदाद में इतने बम बरसाए कि इराक का मिशन एटम बम हमेशा हमेशा के लिए फ्लॉप हो गया। ये इजराइल का ऑपरेशन बेबीलोन था। भारत भी इजराइल जैसा ही ऑपरेशन पाकिस्तान में करने वाला था। पाकिस्तान के कहूटा इलाके में ज़ियाउल हक के डेडली साइंटिस्ट एटम बम बनाने में लगे थे। मार्च 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन बेबीलोन जैसा एक साहसिक प्रयोग करने का मन भी बना लिया था। लेकिन अफसोस कि रीगन सरकार ने भारत पर दबाव बनाकर यह ऑपरेशन रुकवा दिया। ये सारी बातें CIA के डॉक्यूमेंट्स में दर्ज हैं। हम आपको इंदिरा गांधी युग में इसलिए लेकर गए क्योंकि जिस खूहट इलाके पर भारतीय और इजराइल की एयरफोर्स बमबारी करने वाली थी, आज वो खूहट इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। बाजवा और इमरान खान ने इस खूहट इलाके को अब एटम बम का कारखाना बना दिया है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। ये कहूटा में पाकिस्तान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। सूत्रों के मुताबिक यहां एटम बम बनाने का काम चल रहा है। पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर हैं, जिनके जरिए टेरर कंट्री यूरेनियम के संवर्धन को कई गुना बढ़ा रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने वाली अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने खुलासा किया है कि अगर इमरान एंड बाजवा के साइंटिस्ट इसी तेजी से परमाणु बम बनाते रहे तो साल 2025 तक पाकिस्तान के पास 200 के करीब एटम बम हो जाएंगे, जिनकी तादाद अभी 160 के आसपास है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने अपनी कूटनीति से उसका बहुत नुकसान कर दिया है। पाकिस्तान इसे कोल्ड वॉर मानता है और वो जानता है कि भारत एक दिन उसको बारूदी सबक भी जरूर सिखाएगा। इसलिए पाकिस्तान अपनी आत्मरक्षा में पाई पाई झोंक रहा है। लेकिन 200 एटम बम रखने का सपना देखने वाले इमरान खान और जनरल बाजवा के लिए एक बहुत बुरी ब्रेकिंग न्यूज आई। दिसंबर 2022 तक 35 रफेल हिंदुस्तान आ चुके होंगे
और जनवरी 2023 में 36वां राफेल हिंदुस्तान में लैंड करेगा। ये जो 36वां राफेल है, इसमें जंग का नक्शा बदल देने वाले फीचर्स हैं, जिसकी काट ना तो पाकिस्तान के पास है और ना उसके गॉडफादर चीन के पास। 36वां राफेल सिंथेटिक अपर्चर रडार, रेडियो ऑल्टीमीटर, रडार वार्निंग रिसीवर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, लो बैंड जैमर, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर एंड ट्रैकिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से लैस होगा। अब पाकिस्तान और चीन के लिए दूसरी बुरी खबर भी आपको बता देते हैं। इंडियन एयरफोर्स को दुश्मनों के खिलाफ अचूक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल गया है। भारतीय वायुसेना की 2204 स्क्वाड्रन ऐसी पहली स्क्वाड्रन बन गई है जिसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है। इसे डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर विकसित किया है। यानी पाकिस्तान की हर साजिश, हर टेरर एक्ट को नेस्तनाबूद करने का फॉर्मूला भारत ने जुटा लिया है। अब अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलती की तो इस बार गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। घात लगाकर चोरी छिपे वार करना ड्रैगन की फितरत है और इसी के चलते दक्षिण चीन सागर में महायुद्ध की आहट तेज हो गई है। अफगानिस्तान वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है और उससे पहले ही दक्षिण चीन सागर में दो महाशक्तियां आपस में भिड़ने को आमादा हैं। हैरानी इस बात की है कि एक तरफ दोनों ताकतवर मुल्कों के टॉप लीडर्स बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लू वॉर जोन में बारूदी कोहराम मचाने की तैयारी हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। साउथ चाइना सी में महायुद्ध की आहट फिर से तेज हो चुकी है। वैसे तो इस समुद्री इलाके में दशकों से चीन का दबदबा रहा है। चीन की नौसेना हर वक्त इस इलाके की पहरेदारी करती है। ड्रैगन के जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 24 घंटे इस पूरे इलाके के चारों तरफ गश्त लगाते हैं। मगर बीते कुछ महीनों से समंदर का इलाका ऐसे वॉर जोन में तब्दील हो चुका है जहां किसी भी वक्त दुनिया के दो ताकतवर मुल्क एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। भले ही दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना अपने बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ मौजूद हो, मगर ड्रैगन के खिलाफ सुपर पावर अमेरिका ने भी अपने सबसे विध्वंसक और विनाशकारी बेड़े को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रखा है। मकसद सिर्फ एक है, ड्रैगन को उसकी औकात दिखाना, दक्षिण चीन सागर में उसके दबदबे को कम करना। बस इसी बात से चीन का माथा ठनका हुआ है। ड्रैगन ये कतई नहीं चाहता कि दक्षिण चीन सागर में उसकी पाशराहत कम हो, लिहाजा अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी नौसेना को दमखम दिखाने के लिए चीनी नेवी ने साउथ चाइना सी के एक आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। और खबर तो ये भी सामने आ रही कि जल्द ही जिनपिंग की नौसेना यह युद्ध अभ्यास करेगी। चीनी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को सीधी चेतावनी देने के लिए ड्रैगन की नौसेना ने लेइझोउ आइलैंड के पश्चिमी समुद्री इलाके की घेराबंदी कर दी। साउथ चाइना सी के इस आइलैंड पर युद्ध अभ्यास का भी ऐलान किया गया है। वॉर एक्सरसाइज के लिए चीन ने आइलैंड पर हैवी डिप्लॉयमेंट भी की। एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी बेड़ों को लेइझोउ आइलैंड पर तैनात किया गया। दरअसल चीन के इस दांव का मकसद है अमेरिकी नौसेना को पीछे हटने पर मजबूर करना, क्योंकि इसी आइलैंड के आसपास यूएस नेवी के युद्धपोतों ने खूंटा गाड़ रखा है। लिहाजा चीन इस आइलैंड पर वॉर रिहर्सल करने के साथ ही अमेरिका को वार्निंग देने की तैयारी कर रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि 7 महीने बाद जो बाइडेन और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई, वो भी फोन पर। दोनों लीडर्स ने क्या बात की, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। लेकिन एक तरफ चीन अमेरिका से बात कर रहा है तो दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में घात की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान सरकार में पाकिस्तान शामिल है, ये पूरी दुनिया जानती है और जो इसे नकारते हैं उनके लिए सिराजुद्दीन हक्कानी का अफगान सरकार में गृहमंत्री बनना पाकिस्तानी दखल का बेहद अहम सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तालिबान का पाकिस्तान से कनेक्शन क्या है, क्यों तालिबानी लीडर पाकिस्तान की कठपुतली बने बैठे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानिए, तालिबान से पाकिस्तानी सरकार और हक्कानी नेटवर्क का जो कनेक्शन है उसका सिर्फ एक ही केंद्र है। देखिए आखिर कौन सा है वो केंद्र। पाकिस्तान में इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जामिया दारुल उलूम हक्कानिया, और ये कोई साधारण मदरसा नहीं है, बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड का वो अहम अंग है जो न सिर्फ दीनी इल्म और इस्लामी परंपरा का पालन करना सिखाता है, बल्कि यही वो केंद्र है जिसने अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के आक्रमण के बाद राजनीति के स्तंभ खड़े किए, सशस्त्र लड़ाके तैयार किए।
ये मदरसा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक, राजनीतिक और हथियारबंद जंग में सक्रिय रहे। पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, राजनीति हो या सैन्य परिवर्तन, इसी मदरसे से निकले सीनियर लीडर्स ने अहम भूमिका निभाई है। और अब जब काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद जैसे ही अंतरिम सरकार की घोषणा हुई, एक बार फिर जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक का नाम सुर्खियों में। आखिर ऐसा क्यों, इसे समझिए। दरअसल तालिबानी लीडर्स ने दीनी इलामी की डिग्री जिस जगह से हासिल की, वो जगह जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक मदरसा ही है। और इस वक्त तालिबान ने जिस कार्यवाहक सरकार का ऐलान किया है, उसमें शामिल ज्यादातर नेता पाकिस्तान में रहकर इसी मदरसे की छत के नीचे से गुजरे हैं। देखिए वो अहम नाम जो आपको मजहबी कट्टरता सिखाने वाले इस मदरसे की अहमियत बताएंगे। मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर हक्कानिया से पढ़ा है। तालिबान सरकार में मंसूर पानी बिजली मंत्री है। मौलाना अब्दुल बाकी भी हक्कानिया से ही पढ़ा है। तालिबान सरकार में बाकी उच्च शिक्षा मंत्री हो गए। नबीउल्लाह हक्कानी भी इसी मदरसे का छात्र था। सरकार में यही नबीउल्लाह संचार विभाग संभालेगा। इसी तरह मौलाना नूर मोहम्मद साकिब को हज और जकात मंत्रालय दिया गया है और अब्दुल हकीम सहराई को न्याय मंत्रालय। तालिबान सरकार के दोनों मंत्री जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक से पढ़कर इस पद पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, वो संगठन में तो होंगे लेकिन सरकार में नहीं, जिनमें प्रवक्ता मोहम्मद नईम और सुहेल शाहीन शामिल हैं। आखिर ऐसा क्यों? तालिबान पर इस मसले का कितना असर है, इसे समझिए। दावे के तहत पहली तालिबान सरकार में हक्कानिया के छात्र थे। मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी इसी जगह से आया था। मौलाना यूनुस खालिस ने भी यही तालीम हासिल की। मौलाना मोहम्मद नबी मोहम्मदी भी यहीं का स्टूडेंट था। इनमें से ज्यादातर नेता वो जिन्होंने सोवियत संघ को हराया था और अब उनके बच्चे नाती पोते भी इसी मदरसे से तालीम हासिल करके अहम पदों पर पहुंच चुके हैं। यानी ऐतिहासिक नजर से भी इस मदरसे को तालिबान सरकार में सम्मान की नजर से देखा जाता है। एक नजर में तालिबान सरकार के मंत्री मेकर इस मदरसे की पृष्ठभूमि समझिए। मौलाना समीउल हक ने मदरसे को मशहूर किया। समीउल हक तालिबान का जनक भी माना जाता है। मौलाना समीउल हक की 2018 में हत्या कर दी गई थी। मदरसे की स्थापना उसके पिता ने 1947 में ही की थी। और इस मदरसे की स्थापना का मकसद भी वही था जो मौजूदा हालात बता रहे हैं। राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ इस्लाम का प्रचार और कट्टर इस्लामी मुल्क का निर्माण, जहां हर कानून कुरान की उनके मुताबिक की गई व्याख्या के तहत लागू। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अमेरिका में एक बार फिर से डेडली वायरस ने दस्तक दी है और इस बार कोरोना के किलर वेरिएंट के टारगेट पर हैं मासूम बच्चे। डेल्टा वेरिएंट के चलते बीते कुछ दिनों में लाखों बच्चे संक्रमित हुए हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर कैसे अमेरिका में वायरस संकट विकराल हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। 4 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस, करीब 6.5 लाख लोगों की मौत। कोरोना का यह आंकड़ा उस देश का है जिसे दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है, जिसकी हैसियत दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क की है, और वो है अमेरिका। मगर कोरोना नाम के खूंखार वायरस ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के कोने कोने में लाशों का ढेर लगा दिया। किलर कोरोना के चलते हालात इस कदर बेकाबू हुए कि अमेरिका का हर अस्पताल मरीजों से पट गया। इलाज न मिलने के चलते लोग बेमौत मारे जाने लगे। मुर्दाघर भर गए, कब्रिस्तान में जगह नहीं बची। बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने हालात को काबू में किया, मगर अभी कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल हुआ भी नहीं था। उससे पहले ही अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि इस बार वायरस के इस डेडली स्वरूप के टारगेट पर मासूम बच्चे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि अगस्त महीने के आखिरी 7 दिनों में 2,50,000 से ज्यादा बच्चों में कोरोना का वायरस पाया गया। कोरोना की शुरुआत से अब तक बच्चों के संक्रमित होने का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान अमेरिका में कोरोना के तकरीबन 10 लाख मामले दर्ज किए गए, यानी हर 4 में से कोरोना का एक मरीज कोई ना कोई मासूम था। बच्चों में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कुल 7 लाख के करीब बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं 2500 से ज्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। CDS की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के संक्रमित होने की दर में 10% की बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल हाल ही में अमेरिका में स्कूलों को खोला गया था,
जिसके बाद से बच्चों की पॉजिटिविटी दर में भारी उछाल आया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि डेल्टा वेरिएंट का इस बार सबसे ज्यादा प्रहार अमेरिकी बच्चों पर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।